ये पेपर हुआ था 20 जुलाई 2024 को। तो उसका हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी का आज हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है उसको हम लोग आज कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। और ज्योग्राफी का जो वेटेज है, चाहे बीपीएससी टीआरई में कोई भी एग्जाम हो, बहुत सबसे ज़्यादा है देखा जाए तो। 1 to 5 में देखिए 120 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी से पूछा है, जो सबसे ज़्यादा है एक सेक्शन से आपको ज्योग्राफी से। 6 to 8 और 9th 8 में तो फिक्स है आपका, जो 8 नंबर है जीएस में और 40 नंबर सब्जेक्ट से, तो ये आपका फिक्स है। और 11th 12th में भी फिक्स है कि हाँ आपका 80 नंबर सब्जेक्ट से और 8 नंबर जो है 40 नंबर, जो 40 नंबर वाला जीएस पूछता है उसमें से रहता है। लेकिन यहाँ पे पीआरटी में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए ज्योग्राफी। तो आपको यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ताकि आगे आप एग्जाम में इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। और बाकी रह गया इधर पॉलिटी का, तो पॉलिटी कम पूछता है। पॉलिटी की बात करें, देखिए 1 to 5 में जो है टीआरई थ्री का जो 20 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से। और यहाँ पे 6 to 8 9th 10th में तो फिक्स है आपका 40, जो सब्जेक्ट लिए हैं पॉलिटी उनका यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा। और 11th 12th में भी फिक्स है आपका, अगर पीजीटी किए हैं और पॉलिटी से है तो आपका 80 नंबर फिक्स है। तो ये सब जो है आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी है। और हम लोग 1 to 5 वाला पेपर को चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है टीयर थ्री 1 to 5, पहले ज्योग्राफी का हम लोग कवर करते हैं और बाद में आगे हम लोग पॉलिटी को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे दिख रहा हुआ 31 नंबर, क्योंकि 31 नंबर जो है जो डाउनलोड किया गया है आपको बीपीसी साइट से, तो उसमें 31 नंबर पे दिया था, ये शुरू का क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ग्लेशियर, क्रेटर और धुआंरे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआंरे। अब यहाँ पे जब एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो यहाँ पे कहीं भी आपको ये लाइन नहीं लिखा हुआ है कि हाँ ये अंतिम प्रतीक है धुआंरे के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आप देख रहा होगा, ये आपका ज्वालामुखी का फिगर है। देखिए ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी जो है यहाँ से, ये जो आपका मेंटल वाला जो एरिया होता है इसमें ये लावा होता है और यही निकलता है और ये जाकर पृथ्वी में फटने के बाद ये ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे यहाँ पे ये आपका क्रेटर है, जो आपके इसका मुंह को बोलते हैं हम लोग क्रेटर, जहाँ से ज्वालामुखी फट के निकलता है। तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्रेटर भी है। तो अगर आप क्रेटर तो ऐसे भी छाड़ जाते। और गेसर के बारे में इसमें नहीं दिया, गेसर के बारे में आगे बात करेंगे क्या होता है। और अंतिम में यहाँ पे गैस और राख निकलता है। और जो ये जो लावा है, याद रखिएगा ये आपको किस कोस्ट में रहता है, तो आपको मेंटल वाला में रहता है, मैग्मा कोस्ट, याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कहाँ से, इसका हम चलिए प्रूफ दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है भूकंपीय तरंग, यहाँ पे देखिए ये आप पढ़िए यहाँ पे धुआरे, और ये जो है आपका लुसेंट का है। आपको हम कल भी बताए थे जब हम लोग 6 9 10th का जो कवर कर रहे थे और 6 to 8 का, तो आपको बताए थे कि यहाँ जो भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं है, वो आपका अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका लुसेंट से। और जरूरी नहीं है कि लुसेंट ही, आपके पास अगर कोई भी बुक है, अगर आपका जनरल किताब एक रखे तो वहाँ पे देखिएगा ये आसानी से मिल जाएगा। ये मेडल है ना, इसे ये नहीं दिखता तुम किसके बेटे हो, इसे बस ये जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है कौन, धुआंरे। इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोफल तारा कहा जाता है। और ये अलास्का के कटमई पर्वतों को जो है हजारों धुआंरों का घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है। बाकी अगर हम गेसर की बात करें, देखिए बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरार एवं सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं, इसे ही गेसर कहते हैं। जैसे देखिएगा गीजर जो घर में होता है आपको जिससे निकलता है, उसमें से क्या क्या, तो मतलब गीजर में छेद होता है, समझ लीजिए आपको दरार है, उसमें से जल निकलता है थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको समझ लीजिएगा उस टाइप से निकलेगा, तो ये गेजर है। और गीजर से आपको समझ लीजिएगा गेसर, और धुआंरे से इसमें जो है आपको गैस और जलवाष्प निकलता है, यानी ये धुआं टाइप का निकलता है। तो ये अंतिम वाला जो होता है वो धुआंरे होता है। और यही पूछा था कि ज्वालामुखी का अंतिम क्रिया अवस्था को क्या कहते हैं, जो धुआंरे, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये लुसेंट से क्वेश्चन पूछा था, जब पढ़िएगा लुसेंट का आपको ज्योग्राफी, तो वहाँ पे ये आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो दिया गया था, जो भूकंप जो निकलता है उसमें 3 तरंग निकलता है, पीएसएल, पीएसएल। तो यहाँ पे देखिए जो पी तरंगे होता है, जो प्राइमरी तरंगे, जो प्राथमिक तरंग कहते हैं, तो ये आपको यह अनुदैर्ध्य है। जो एस तरंग है ये आपको वो अनुप्रस्थ है, और जो एल तरंग है उसको यहाँ पे बोलते हैं जो ये आपका पृष्ठीय तरंग है, ये धरातलीय तरंग है। ये आपका याद रखिएगा कौन सा पूछता है कि यहाँ कौन सा अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा। और भूकंप जो होता है
यहाँ पे जो निकलता है सबसे पृथ्वी के अंदर से उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। और यहाँ से निकलने के बाद जो तरंग ऊपर जाता है, सबसे पहले जो पृथ्वी पर महसूस होता है, जहाँ से निकलता है, जहाँ से तरंग गति करता है पृथ्वी के चारों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा। और भूकंप के बारे में आप देख लिए। अब ये क्वेश्चन भी देख लिए कहाँ से पूछा था, तो लुसेंट से बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 39 नंबर दिया कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में यानी नेशनल पार्क में किसको जो है सुरक्षा दी जाता है, तो केवल जंतु जगत को, या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, या केवल पादप जगत को। तो यहाँ पे देखिए केवल जंतु जगत को, यानी केवल जंतु नहीं रहता है, देखिएगा वहाँ पे पूरा पेड़ पौधा भी रहता है, सबका सुरक्षा दिया जाता है। फूल देखिएगा, जाइएगा आप नेशनल पार्क में कहीं, या घूमरा राष्ट्रीय उद्यान में, जैसे पटना में जाइए राष्ट्रीय जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे देखिएगा आपको फूल तोड़ने नहीं देगा। या उसमें देखिएगा जलाशय भी है, उसमें नाव भी चलता है, या मछली भी दिखाता है, या सांप का भी दिखाता है, सबका अलग अलग टिकट लगता है। तो वहाँ पे देखिए केवल जंतु नहीं है, पेड़ पौधा भी है। और वहाँ पे केवल पौधा भी नहीं है, यानी संपूर्ण पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी मतलब होता है इकोसिस्टम, और वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु उसमें सब आ जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यही चीज़ दिया गया है आपको 8 क्लास का, जब पढ़िएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 18-19। और तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है कौन, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा बी हो जाता। ये 8 क्लास में है, और हम आपको पढ़ा चुके हैं जब 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ था आपके बुक में ही, इसी में, ये 18 नंबर पेज का ये है, और 19 नंबर पेज का ये है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या वन्य जीव अभयारण्य हो गया, या जीव मंडल नीचे हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट न होने के लिए ये आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जरूर वनस्पति और वन्य जीव, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो केवल है, केवल लगा दिया है, तो केवल यहाँ पे नहीं, इसके अलावा इसको भी करता है, तो यानी केवल तो सीधा ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसको आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कि ग्रीनविच माध्य समय यानी जो जीएमटी है, भारत मानक समय कितना आगे है, यानी आपका जो ये ग्रीनविच माध्य समय रेखा है वह भारतीय मानक समय से कितना आगे है। तो ये ग्रीनविच जो होता है वो आपको ब्रिटेन के जो है वहाँ से गुजरता है, लंदन से, ग्रीनविच से। और ये जो भारत का है वो भारत में मालूम होगा आपको, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से हम लोग का जो भारत वाला मानक समय रेखा है वो कितना आगे है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है, और ये सबको मालूम होगा। और ये आपको किसी भी बुक में आपको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी होगा। और यहाँ पे जनरल बुक किसी बुक में मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दोनों में दिया गया था। 9th क्लास का एससीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 5 यही है, तो वहाँ पे भी दिया गया। 6th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 14, तो उसमें भी ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे आप फिगर में चलिए, हम एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे आगे है। ये देखिए ये जो है आपका ग्रीनविच है, ये आपका देखिए इंग्लैंड लंदन से यहाँ से गुजरता है ग्रीनविच। ये जो है आपका जीएमटी है। और यहाँ से देखिए भारत आपको कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा भारत, ये भारत है। तो भारत में यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है +5.5, यानी भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे आप सब देश का देख सकते हैं, जैसे ये भारत है, देखिए चीन का जो है 8 घंटा आगे है। सब देश का यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए दूसरा देश भी पूछ ले तो यहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का देख ले सकते हैं आप, पाकिस्तान में देखिए यहाँ पे है, देखिए ये आपका पाकिस्तान है। मान लीजिए आपके आने वाले देश एग्जाम में पूछ ले कि यहाँ पाकिस्तान कितना आगे है, तो यहाँ पे देखिए +5 है, यानी पाकिस्तान जो है 5 घंटा आगे है। तो उससे भी आप इसमें याद रख सकते हैं। बाकी पड़ोसी देश भी यहाँ पे चीन देख लीजिए, उसके बाद देखिए बांग्लादेश देखिए 6 घंटा आगे है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन था कि O3 यानी ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, और बताना था कि हाँ कौन कौन यहाँ पे जो है तथ्य दिया गया है उसके बारे में आपको चुनना था, इसमें से कौन तथ्य जो है इसके ओजोन के बारे में है। तो पहला इसमें जो है यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। दूसरा है कि यह वायुमंडल की अत्यधिक उच्च स्थायी गैस है। तीसरा है यह मध्य मंडल में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात ओजोन हम बात करें ओजोन का, तो ये तो मध्य मंडल में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम काट देंगे। ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप होता तो सही हो जाता। और यहाँ पे देखिए
उसके बाद है कि यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, तो नहीं है। सबसे अस्थायी गैस वायुमंडल की नाइट्रोजन होता है जो 78% है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन 21% है। और बाकी में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो आपका हो गया 99% यही है, बाकी 1% में बाकी सारे गैस आते हैं। तो यहाँ पे ओजोन का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ही आपका ये दोनों तो गलत हो ही गया। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है, तो नहीं। ओजोन जो 3 होता है, O3, वो आपको अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणें जो होती है वो आपको दीर्घ आपको अवरक्त तरंगें होती है। तो ये आपको ये भी गलत है, यानी आपको ये तीनों गलत दिया है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा 41 का। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको 41 नंबर के बारे में, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। अब थोड़ा देखिए आपके बुक में जो है 11th क्लास का जो एनसीईआरटी पेज नंबर 71 पढ़िएगा, तो वहाँ पे दिया गया है। देखिए, समताप मंडल इसके कारण जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन, और यह परत जो है पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, और यह पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो ये दोनों आपका यहाँ पे देख लिए, और ये समताप मंडल भी देख लिए। और अस्थायी गैस तो आप जानते हैं सबसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। अब हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, इसको बताना था। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है कि हाँ कब मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। सोमवार से रविवार शाम 7 बजे। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, ये आपका पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए, देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड लेंसल ने जो है 1970 के एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग पर प्रतिबंध, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए वातावरण से संबंधित जागरूकता, इसके लिए जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए 109 नंबर, 109 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को जो है नदी में नहीं उगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सिंघाड़ा, कमल और मखाना। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन भी है, और आपके एग्जाम इसका जो आंसर माना है आयोग, वह माना है इसमें उपयुक्त में से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर हम सिंघाड़ा और मखाना की बात करें, तो ये दोनों जो देखिए यहाँ पे, ये जो है सिंघाड़ा और ये मखाना की खेती हो रहा है, तो दोनों जो होता है वो तालाब में होता है। और यहाँ पे दिया है नदी में। नदी की बात करें तो नदी जो होता है एक आपका बहती धारा हुआ जो है एक भाग होता है, क्योंकि अब देखिएगा जो नदियाँ जो होती है उसका एक उद्गम स्थल होता है, और यहाँ पे एक मुहाना होता है जो पानी प्रवाहित होते रहता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और कमल की बात करें तो कमल जो है आप नदी में कहीं भी, उसमें भी किनारे किनारे खिल सकता है, लेकिन सिंघाड़ा और मखाना नहीं खिल सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 109 का डी माना है। अगर आप क्वेश्चन इसको एराइज भी करते हैं तो आपसे जो है बीपीएससी आयोग जो है वो आपसे प्रूफ मांगेगा, और प्रूफ जो है एनसीईआरटी का ही मानता है। तो एनसीईआरटी में अगर नहीं मिलता है ये क्वेश्चन, तो आपको समझ लीजिए जो आंसर दिया है बीपीएससी वही रह जाएगा, यानी ऑप्शन डी ही रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे 60 नंबर। 60 नंबर यहाँ पे देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर की या उपसौर की या ग्रीष्म संक्रांति की। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें अधिकतम दूरी का, तो अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे 9th-10th का, चाहे साइंस अगर पहले भी पढ़े होंगे, तो सूर्य होंगे अपसारी और अभिसारी जो है आपका लेंस, या आपको अपसारी अभिसारी किरण पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अपसारी की अगर हम बात करें तो देखिए अपसारी मतलब होता है अप मतलब फैलना यानी दूरी। तो अप मतलब फैलना यानी दूरी इसमें ज़्यादा होता है, फैलना यानी दूर चला गया। तो यहाँ पे अधिकतम दूरी यानी अधिक हो गया, तो ये हो गया। यही अगर उप मतलब होता है तो आपको नज़दीक होता है, अप मतलब फैलना होता है। अगर इसको भी अगर मालूम रहता तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना लेते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए होगा। लेकिन यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं कि होता क्या है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी होता है तो वह आपको होता है
अपसौर, और ये जो होता है वह कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। ये आपका कौन सा, तो अपसौर। लेकिन उपसौर जो होता है वह 3 जनवरी को होता है, और इसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के सबसे जो है कम दूरी उस दिन रहता है, यानी कम दूरी उस दिन होता है कब से, तो 3 जनवरी को, और सबसे दूरी जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। तो याद रखिएगा। अगर ऐसे भी देखिए 3 और 4 में सबसे बीच में दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 है, तो 4 बड़ा है, तो यहाँ पे उस दिन दूरी ज़्यादा हो गया, यानी इसमें दूरी बढ़ गया, तो यहाँ पे समझ लीजिए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये अधिकतम हो गया, और यहाँ पे ये 3 जनवरी को, ऐसे याद रखिएगा। और अप मतलब फैलना होता है, तो अपसौर यानी ज़्यादा अगर फैल गया दूरी, तो यहाँ पे उससे याद रखिएगा अपसौर की घटना। और ये जो चीज़ दिया गया है आपको 11th का जब पढ़िएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 73, तो वहाँ पे दिया गया है। देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान सूर्य जो है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर, यानी उस दिन जो दूरी होता है सबसे अधिकतम दूर, सबसे जो दूर होता है वह होता है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे जो नज़दीक होता है वह होता है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी, और ये जो है 14 करोड़ 70 लाख होता है, यानी जो नज़दीक वाला होता है 14 करोड़ 70 लाख। तो क्या पता आने वाले एग्जाम में एक डाटा ये पूछ ले कि हाँ अधिकतम दूरी कितना होता है और सबसे कम दूरी कितना होता है। तो सबसे जो कम दूरी होता है देखिए यहाँ पे उसको किलोमीटर दूर होती है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दूरी होता है यहाँ पे देख लीजिए 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो दूरी है सबसे ज़्यादा होती है, और पृथ्वी की इस स्थिति को जो है अपसौर कहते हैं, यानी अप मतलब फैलना, यानी सबसे ज़्यादा दूरी फैल गया तो ज़्यादा दूरी हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एससीईआरटी से। ये जो है पूछा है शांत घाटी किस राज्य में है, तो आपको ऐसे भी मालूम होगा और नहीं भी मालूम होगा तो ये जनरल बुक में किसी भी बुक में मिल जाएगा, लुसेंट में मिल जाएगा, कोई भी आपके पास जनरल किताब है सामान्य ज्ञान तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो शांत घाटी जो है वह केरल में है। और जब एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा 7th क्लास का, तो वहाँ पे एक चैप्टर ही है लद्दाख के बारे में। तो वहाँ पे देखिए ऐसे तो आप पढ़ लीजिएगा लद्दाख के बारे में कि हाँ, सॉरी यहाँ पे केरल के बारे में कि हाँ केरल में ये जो है शांत घाटी है, लेकिन यहाँ पे केरल में और चीज़ क्या है जो एससीईआरटी में दिया गया है वो आपको दूसरे बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसलिए एससीईआरटी भी बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ आपको पता चला होगा जब 9th 10th का पेपर ज्योग्राफी वाला कल देखे होंगे, तो देखिए वो कितना क्वेश्चन पूछा था भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, तो वो चैप्टर दिया गया है एससीईआरटी में और उससे पूछता है। और ये आपका जो केरल वाला है ये तो मान लीजिए शांत घाटी सब बुक में मिल जाएगा तो आप बना लीजिएगा केरल है, लेकिन यही पूछ लेता है कि यहाँ लद्दाख का कुछ जो क्षेत्रीय आपका जो क्वेश्चन है वो अगर पूछ लेता तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये चैप्टर जो है आपको एससीईआरटी 7th क्लास में है, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा केरल के बारे में। केरल के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे दिया है, तो इसका पेज नंबर 81 पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम उसी बुक से यानी जो 7th क्लास का जो दिया गया है 81 उसी में लिखा है देखिए साइलेंट वैली, और चैप्टर का नाम ही था केरल, तो केरल कोई खोजना नहीं था। साइलेंट वैली जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और यूएनए ने उसकी जो है विशिष्टता को विश्व स्तर पे बताया है। और एक और चीज़ लिखा था आपके बुक में ही कि केरल को जो है गोड्स ऑन बोला जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोड्स ऑन कंट्री किसको बोला जाता है, तो केरल को बोला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये तो आपको जनरल किताब में भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, बुक में मिला है। केरल को गोड्स ऑन कंट्री कहते हैं। अब देखिए 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और एससीईआरटी में मिल जाएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है कि फिर से आपको उत्पन्न हो जाए यानी बन जाए, एक एक बार हम चीज़ यूज कर लिए फिर वो आपको चीज़ उससे बन जाए, तो वो होता है नवीकरणीय। और वो एक होता है अनवीकरणीय, जिसको यूज करने के बाद वो दोबारा प्राप्त नहीं हो, तो वो होता है अनवीकरणीय। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला है तो नहीं है। देखिए कोयला जलाइएगा, कोयला यूज कीजिएगा फिर दोबारा नहीं बचेगा। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम को भी जलाइएगा तो ये भी आपका नहीं होगा। नाभिकीय ईंधन भी उसी टाइप का है, यानी यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया था इसका प्रूफ। ये देखिए 8 क्लास का जब एससीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 13 तो वहाँ पे भी दिया है, और एनसीईआरटी में भी पढ़िएगा आपको 8वां क्लास का, तो वहाँ पे जो संसाधन नंबर चैप्टर है तो वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल हो गया, मृदा हो गया या वन हो गया, मनुष्यों की लापरवाही से जो है ये आपको चीज़ जो है जल्दी प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी इस पे जो खतरे में आ रहा है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा होते हुए जैसे देखिए जल है, देखिएगा जल को जो पूर्ति है
अनेक सारे कामों में हो रहा है ऐसा ऐसा जो फिर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे जनसंख्या ही बढ़ रहा है तो घर द्वार जो है बहुत बढ़ रहा है। देखिएगा बहुत सारा गाँव में जो है पानी सूख रहा है, तो उसका क्या है, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा होते हुए भी इसका कमी प्राप्त हो रहा है। और मिट्टी का भी क्षरण हो रहा है बहुत सारा। उसके बाद देखिए जैसे वन है तो पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इस पे भी खतरा आ गया है। तो नवीकरणीय संसाधन पूछ सकता है कि हाँ, दे देगा आपको इसमें से कि हाँ, जल, मृदा और वन में से बताइए कि हाँ, जो है नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी इस पे खतरा मंडा रहा है, वो कौन कौन सा होता है। तो जल भी है, मृदा भी है और वन भी है। ये आपको याद रखिएगा थोड़ा। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका जो भंडार है वह सीमित है। भंडार एक बार अगर समाप्त हो गया तो उसको फिर से जो है नवीकृत या पुनः पूरित होने में या तो बहुत समय लग जाएगा, जैसे हजारों वर्ष लग जाएगा, या आपको वो प्राप्त होगा ही नहीं। तो वो बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, देखिए पेट्रोल हो गया, या प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं कि दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो ये आप देख लिए। अब हम चलते हैं आगे, प्रूफ भी इसका देख लिए। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन है। 44 नंबर है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिक प्रजातियां जो है किस जंगल में निवास करती है। तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र दिया है। पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो पर्वत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है चीड़ के जंगल, दूसरा है झाड़ी के जंगल, और यहाँ पे तीसरा है बांज। बांज को ही बोलते हैं ओक का वृक्ष। तो यहाँ पे एक तो है देखिए झाड़ी वाला। तो झाड़ी वाला वृक्ष तो पर्वत पर होता ही नहीं, ये आपको मरुस्थलीय इलाके में होता है। तो ये आप ऑप्शन ऐसे ही छाट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ए और सी है, अब इसमें जो आंसर जो है चीड़ का जंगल जो है बीपीएससी माना है। और यहाँ पे एससीईआरटी में जो है इसका जो है आंसर इसका नहीं मिला है। तो चीड़ का जो जंगल है उसमें याद रखिएगा कि पक्षियों के जो अधिकाधिक प्रजाति है यहीं पे सबसे ज़्यादा मिलती है। तो 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर आप देखिएगा पीआरटी का जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार ज्योग्राफी का, तो एक तो देखा जाए कि जो है सबसे ज़्यादा अगर विषय पढ़ना है तो वो आपको 1 to 5 में ही पढ़ना है। और क्वेश्चन का लेवल भी इस बार जो है 1 to 5 का आपको देखा जाए 9th 10th के तुलना में और 6 to 8 के तुलना में ज्योग्राफी के मामला की बात करें, ये आपको हार्ड पूछा है 1 to 5 में। तो 1 to 5 के लिए समझ लीजिए, ये नहीं समझिए कि 1 to 5 का जो है पेपर है वह जो इसका प्राइमरी है तो इजी पूछेगा। सबसे ज़्यादा पढ़ना है प्राइमरी में ही, और सबसे ज़्यादा लेवल जो है प्राइमरी का ही है। तो प्राइमरी को आप हल्के मत लीजिएगा और प्राइमरी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। भले 6 to 9 10th वाला ऐसे पढ़ लेगा, लेकिन पीआरटी के लिए एकदम अच्छे से पढ़िएगा तभी आपका होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि हाँ प्राइमरी है तो ईजी पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका चीड़ का जंगल 6 to 8 वाला जो पेपर हम लोग कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको बता दिए थे कि आपका 48 जो क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी का, उसमें जो है 47 या 46 जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से पूछा गया था, और उसका भी हम आपको प्रूफ भी दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पे वहीं जो यहाँ पे 27 क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीआरटी का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से और बाकी दूसरे जगह से। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी में। ये 46 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी में। बहुत क्वेश्चन है आपको, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा पीआरटी का क्वेश्चन, इसमें अच्छा इसका लेवल है, और उसी वजह से थोड़ा कटअप भी इस बार कम जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप जो है गंभीर विध्वंसकारी है। यानी इनमें से कौन सा भूकंप जो है भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, उसको देखना है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आप अगर आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो वहाँ पे आप इसको छांट सकते हैं। जैसे देखिए ये होता है आपका ज्वालामुखीय भूकंप। ज्वालामुखीय जो भूकंप होता है जहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है, ये वहाँ पे आता है। उसके बाद देखिए ये होता है प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप जो होता है वो आपको जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह, वह सतह के नीचे ही जाता है और उसी के नीचे ठंडा हो जाता है और बाहर नहीं निकलता है। तो वो होता है प्लूटोनिक, और ये हो गया ज्वालामुखी। दूसरा बच जाता है यहाँ पे भ्रंशमूलक। तो इसका आंसर जो है वो आपको भ्रंशमूलक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आपके बुक में जो है यहाँ पे जब पढ़िएगा 11th का एनसीईआरटी, तो वहाँ पे कुछ देखिए पॉइंट दिया गया, यहाँ से आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहले जो है टेक्टोनिक, जो देखिए भूकंप का प्रकार दिया है, सामान्यतः जो है विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। तो यहाँ पे एक भी प्रकार है टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक भूकंप, और सबसे ज़्यादा यही आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये ज्वालामुखीय दिया था, ज्वालामुखीय भूकंप के ऑप्शन में था। यह विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते रहता है। ये हो गया। एक आपका है इसमें नियात भूकंप, जो इसको बोलते हैं कोलैप्स। ये क्या होता है देखिए, जहाँ पे जो है खनन क्षेत्र जहाँ पे होता है, माइनिंग जहाँ पे होता है, तो खनन कार्य को